तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है जो हमने कल भी डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट करेगी बेटा? तो आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करती है हमेशा, ठीक है। कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है? एंड करती है। तो ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर टर्मिनेट करेगी। तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से चलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेगी। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे बेस, बड़ा सिंपल सा। सपोज दो चार्जेस अपने पास Q1 और Q2। अब कोई फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो मैं आपसे Q1 Q2 का नेचर पूछूं अगर क्या होगा, तो आप इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना। फील्ड लाइन Q1 से निकल रही है, इसका मतलब Q1 कैसा होना चाहिए आपका? पॉजिटिव। और कहाँ पर टर्मिनेट कर रही है? Q2 पर। तो Q2 आपका कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव, ठीक। तो फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, सपोज मैंने कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई। अब मैं आपसे इस पूरी लाइन के ऊपर एक पॉइंट कंसिडर करने के लिए कहता हूँ P। एक पॉइंट P लिया मैंने इस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी अगर आपसे पूछ लूँ मैं, तो आप प्रॉपर्टी याद रखना कि इस P पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, मैंने P पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे? एक टेंजेंट। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस P पॉइंट पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाएगी तो आप क्या बनाओगे बेटा? एक टेंजेंट बनाओगे फॉरवर्ड डायरेक्शन। सपोज मैं यहाँ पूछ लेता आपसे, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी, तो टेंजेंट ऐसे बनती। यहाँ पूछ लेता तो टेंजेंट ऐसे बनती, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने इंटरसेक्ट करती हुई बना दी। इस तरीके से कभी पैटर्न आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो क्या होगा? एकदम गलत होगा। गलती क्या है इसके अंदर, या क्यों ऐसा नहीं बना सकते हम, तो समझते हैं। सपोज ये दो कर्व मैंने इंटरसेक्ट करते हुए बना दी। यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा P, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप यहाँ पर क्या बना पाओगे? दो टेंजेंट, एक इस कर्व के लिए, तो इस कर्व के लिए आपने एक टेंजेंट यहाँ बना दी। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये P पॉइंट जो है वो इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है और इस कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है। यानी कि P पॉइंट से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? दो। एक टेंजेंट तो मैंने इस कर्व के लिए बना दिया और एक टेंजेंट मैं इसके लिए बना दूंगा। तो आप देखो कि सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस आ गई? दो। क्या सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? आंसर है नो। नो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनको कैसा बना दिया? इंटरसेक्ट करता हुआ, ठीक। इंटरसेक्ट करता हुआ बना दिया, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है। इसलिए कभी भी ये वाली चीज़ पॉसिबल आपकी नहीं होगी। तो आपसे रीज़न भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बेटा कि जितनी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास पास बनाएंगे, जितना क्लोज रखेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ को हम बोले तो वो ज़्यादा होगी। सपोज मैंने इस तरीके से पैटर्न बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो देखो यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। इस
वाले इलाके में, इस रीजन में आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, बिल्कुल पास पास हैं। इस वाले इलाके में थोड़ी सी दूर दूर है और इसमें थोड़ी और ज़्यादा दूर है। जितनी पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी क्लोजनेस होगी इनके बीच में, वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पॉइंट पर ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू सी। तो प्रॉपर्टी बोलती है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जितनी फील्ड लाइन पास पास होंगी उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। देन नंबर 5, number of field lines originating from a charge is directly proportional to magnitude of the charge। क्या मतलब हुआ, सपोज अपने पास कोई चार्ज है बेटा Q, अब मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ 4 लाइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि अगर Q से 4 लाइंस निकल रही हैं तो बताओ 2Q का पैटर्न बनाना है आपको। 2Q का मतलब क्या हो गया, इससे मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसका डबल हो गया। तो अगर इससे 4 लाइंस में बना रहा हूँ निकलती हुई, तो फिर इससे कितनी लाइंस बनानी चाहिए मुझे निकलती हुई, तो आंसर है इसकी जस्ट डबल, मतलब 8। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा हमें फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी। अगर Q से निकलती हुई मैंने 4 लाइंस बनाई है तो 2Q से कितनी हो जाएगी 8, तो 3Q से अगर मैं बोलूँ आपको तो कितनी बनानी पड़ेगी मुझे, इसकी 3 टाइम्स, दैट इज 12, ठीक। अब Q से मैंने 4 निकाली थी इसलिए मैंने 2Q से कितनी निकाली है 8। इन केस अगर मैं Q से 8 निकाल देता हूँ, तो अगर Q से मैं 8 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फिर 2Q से कितनी होनी चाहिए थी टेक्निकली, इसकी जस्ट डबल, मतलब 16 लाइंस। तो हमें याद रखना है कि मैग्नीट्यूड जो होगा अगर वो बढ़ता चला जाएगा चार्ज का, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी हमें उसी प्रोपोर्शन में बढ़ानी होंगी। ये 5 प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस कर ली, अभी आप ये लिख लीजिए, फिर और देखते हैं। ओके, नाउ अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो सभी जगह पर कैसी है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट से मतलब क्या हुआ, कहीं पर भी हम चले जाएं तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें एकदम सेम मिलेगी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हम ऐसे स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, ठीक, पैरेलल होनी चाहिए आपस में, और सभी की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम, और सभी के बीच का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर हम इतनी बातों का ध्यान रख रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं बेटा, बेसिकली हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो मैं कहीं पर भी चला जाऊं ABC, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं कर रहा हूं, तो चाहे मैं A पर हूं या B पर हूं या मैं C पर हूं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे क्या मिलने वाली है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू A पे, B पे और C पे क्या मिलेगी, सेम, ठीक। स्ट्रेट लाइंस बनानी है, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इनके बीच का गैप, ये गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम। इतनी सारी शर्तें अगर हम पूरी कर रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बेटा वो फील्ड कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। अगर गैप कम कर दिया तो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, कर्व बना दिया तो डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म है ही सही। जैसे मान लो मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसी फील्ड लाइन बनाई मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो आप कर्व देखते ही बोल देना कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। क्यों है नॉन यूनिफॉर्म, समझते हैं। मान लो मैं आपसे यहाँ पे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, तो आप यहाँ पे क्या बना दोगे, टेंजेंट। यहाँ पूछूं तो टेंजेंट।
यहाँ पूछूँ तो टेंजेंट। तो देखो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है तो फिर वो यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए हर जगह का और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है तो फिर हम क्या बोलेंगे, कैसी फील्ड है वो, यूनिफॉर्म फील्ड है। इनमें से एक चीज़ भी अगर बदल गई तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पर डायरेक्शन देखो सब जगह क्या जा रही है, अलग अलग, इसलिए कैसी फील्ड है ये, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा मान लो मैं ऐसे बनाऊं तो इसमें लाइंस पैरेलल है, डायरेक्शन भी सबकी सेम है, लेकिन आप गैप देखोगे ना तो यहाँ का गैप कम है, यहाँ का ज़्यादा और यहाँ का और ज़्यादा, तो ये फिर से क्या हो गई, फिर से नॉन यूनिफॉर्म हो गई है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन तो सेम आ रही है सबकी, डायरेक्शन तो सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड की हर जगह पे, बट क्या चीज़ अलग आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का पता चलेगा इन गैप से। ठीक है, तो गैप अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। एरो से पता चलेगा डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इसी वजह से ये भी कैसी फील्ड मानी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मानी जाएगी। तो यूनिफॉर्म बनाने का एक ही तरीका है, पैरेलल लाइंस, सबके बीच का गैप सेम, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सभी एरोस की सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ, मान लो ऐसे कर दिया मैंने, तो देखो अब गैप भी सेम है, स्ट्रेट लाइन भी है, बट दो लाइन इधर जा रही है, दो इधर जा रही है, तो ये भी कैसी मानी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये आप लिख लीजिए। ओके बच्चों, अगली प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बेटा, कभी भी हम उनको क्लोज्ड लूप्स से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। सपोज मैंने ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी, तो आप उसको देखते ही समझ जाना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो गलत है। ऐसी बना दी मान लो, ये भी गलत है। ठीक, ऐसे क्लोज लूप अगर मैं बना रहा हूं तो ये सब पैटर्न क्या होंगे, गलत होंगे। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमेशा क्लोज लूप बनाएगी बेटा, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, तो इसका रीज़न छुपा हुआ है थोड़ा सा 11th क्लास के अंदर। अभी आप इतना सा याद रख लेना कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, तो हमें उसका आंसर लिखना है इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ इन कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज 0। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बना दूंगा ना और वर्क कैलकुलेट करूं अगर, तो यहाँ पे वर्क नॉट इक्वल टू 0 आएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्लोज लूप के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब वो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। इसीलिए हम क्लोज लूप से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको याद रखना पड़ेगा, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कितना होना चाहिए, 0, बट यहाँ पे निकालेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कोई भी कंडक्टर है अपने पास अगर, ठीक, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लेते हैं मेटेलिक ब्लॉक है अपने पास और ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या होगा यार बेटा कि इस
ब्लॉक के अंदर बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो ये वाला हिस्सा जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे, और ये वाला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये वाला हिस्से में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अंदर ही अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ये वाली फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड को, ये तो बाहर वाली फील्ड है और ये अंदर वाली फील्ड है, ठीक। तो ये बाहर वाली फील्ड आउटसाइड फील्ड और ये इनसाइड फील्ड दोनों कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट। इसलिए कंडक्टर के अंदर, ध्यान से सुनना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हमेशा जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसी वजह से हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट हमने अभी क्या देखा कि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। दोनों फील्ड ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसलिए कभी भी कोई कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बेटा, तो हमें कभी भी फील्ड लाइन उसके अंदर से पास होती हुई नहीं बतानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कुछ इस तरीके का पैटर्न बना दूं आपके सामने, तो वो सरासर क्या होगा, गलत होगा। जैसे मैंने बोल दिया ये कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी मैंने, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा बेटा, गलत। रीजन क्या होगा, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए किसी भी कंडक्टर के अंदर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होते हुए नहीं बताएंगे, मतलब इस तरीके से बताएंगे। लिख लीजिए आप। ठीक, अब आगे की और प्रॉपर्टी समझते हैं। कंडक्टर के लिए हमने एक बात तो जान लिया कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, जीरो होगी, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें वहाँ पे नहीं बनानी है। दूसरी बात जो हमें कंडक्टर के लिए वो याद रखनी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू, ध्यान से सुनना, इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी बच्चों, कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा कैसी बनानी है, हमें नॉर्मल बनानी है, ठीक। अब इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। सपोज ये कंडक्टर एक स्फीयर है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर है। तो अगर इसको मैंने चार्ज दे दिया, चार्ज कर दिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे किस तरीके से बनानी है, तो आंसर है नॉर्मल बनानी है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, जैसे ये इसका रेडियस है सपोज, इसी लाइन को आप अगर आगे बढ़ा दोगे तो ये नॉर्मल बन जाएगा बेटा, ठीक। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। ये जो एंगल बनेगा वो कितने का बनने वाला है, 90 का। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनानी है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये डॉटेड लाइन तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलोंग द रेडियस बनानी है अपन को। ये रेडियस है ना, तो अलोंग द रेडियस बनानी है, बाहर जाती हुई। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर जाती हुई, और नेगेटिव चार्ज दूंगा इसको तो किधर बनेगी, अंदर आती हुई। बट बनेगी कैसे, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब अलोंग द रेडियस। तो अगर मैं ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दूँ तो क्या वो सही होगी, क्या आंसर है गलत होगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, अलोंग द रेडियस नहीं है। अच्छा ऐसे बनाऊँ तो चेक कर लेते हैं इसको, बिल्कुल अलोंग द रेडियस आ रही है, तो ये भी करेक्ट है। वजह जान लेते हैं अपन के ऐसा क्यों। पहले तो आप प्रॉपर्टी समझ लेना अच्छे से। प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज कंडक्टर अगर है अपने पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो अगर मैंने ऐसे बना दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे भी बना दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अलोंग द रेडियस, ये रेडियस के अलोंग पास करती हुई जाएगी। अब वजह समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होगा, ठीक। तो सपोज ये मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है, फिर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी ऐसे,
आप देख सकते हो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा ये नॉर्मल नहीं है तो फिर ये गलत क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बेटा ये एंगल मान लेता हूँ मैं कुछ थीटा, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा, जिधर एंगल बनता है उधर कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा जो है वो तो नॉर्मल है देखो, बट ई कॉस थीटा कैसा आ रहा है, सरफेस के टेंजेंशियल। ये कैसा आ रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल से तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दिक्कत किससे होगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट से। क्यों, क्योंकि आप सोचो कि ये स्फीयर है और इसके अलोंग द टेंजेंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बन रही है तो ये चार्जेस को क्या कराएगी, चार्जेस को क्या कराने लग जाएगी, मूव कराने लग जाएगी अलोंग द सरफेस। क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है ना इसका, तो ये क्या करेगी, चार्जेस को मूव कराना चालू कर देगी किस तरफ, अलोंग द सरफेस। और अगर चार्जेस मूव कर गए बेटा, तो चार्जेस का मूवमेंट अगर हो गया तो वहां पर क्या बन जाएगा, सरफेस करंट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम ये जानते हैं कि हम किसी भी अगर मेटेलिक स्फीयर को चार्ज दे देना तो उसकी सरफेस पे करंट कभी भी नहीं चलता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि ई कॉस थीटा जो है वो टेंजेंशियल लग रहा है, और टेंजेंशियल लगने की वजह से ये सरफेस पे रखे हुए चार्जेस को क्या कराने लग जाएगा, मूव कराने लग जाएगा, और इस पे क्या बन जाएगा, सरफेस करंट, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, हम किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज उस पर कैसा रहता है, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक रहता है। स्टैटिक रहने की वजह यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसी बनती है, नॉर्मल। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नॉर्मल बनाना होता है। अगर हमने इस तरीके से बना दिया तो फिर हम ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे कि ई कॉस थीटा जो है वो सरफेस करंट बना रहा है, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी करंट सरफेस पर चल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा पैटर्न बनाना क्या होता है, एकदम गलत होता है। ठीक, लिख लीजिए आप। ओके, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करी, एक और देख लेते हैं बेटा अपन, फिर अपना सेक्शन पूरा हो जाएगा। देखो तो बेटा कोई भी कंडक्टर अगर अपन ने रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमें दो बात का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्मली एंटर करेगी कंडक्टर से, एंड नॉर्मली क्या करेगी, एग्जिट करेगी। मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो देखो ये ऐसे जा रही थी, जब कंडक्टर पे अगर इसको एंटर करना होगा तो ये कैसे एंटर करेगी, नॉर्मली। नॉर्मली मतलब इसको अगर मैं पास कराऊंगा तो देखो आप, ये अलोंग द रेडियस जाती हुई मुझे दिखाई देगी। ये वाली भी देखो कैसे जाती हुई दिखाई देगी, अलोंग द रेडियस। और एग्जिट भी जब इसको करना होगा, जब कंडक्टर से बाहर जाना होगा, देखो इस इलाके के अंदर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ही नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, हम ये जानते हैं। तो यहाँ पे तो कोई अपन को बनाना ही नहीं है, लेकिन जब एग्जिट करते हुए बनाएंगे अपन तो कैसे बनाएंगे, नॉर्मली। ये भी नॉर्मली और ये भी नॉर्मली। अगर मैं इस तरीके से बना दूं ना तो वो गलत होगा। दिस पैटर्न इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली एंटर नहीं कर रही है और नॉर्मली भी एग्जिट नहीं कर रही। मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये देखो नॉर्मली एंटर कर रही है और नॉर्मली क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और आप समझ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमारी वो एकदम कैसे बनाते हैं हम, स्मूथ कर्व के जैसे बनाते हैं, ऐसे स्मूथ कर्व, ठीक ऐसे ऐसे। इसमें अपन ऐसे सडन ब्रेक नहीं देते बेटा बार बार, जैसे ऐसे ऐसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हमें बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, एकदम स्मूथ कर्व बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस करी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आप अच्छे से इसको मेमोराइज करना, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके।